बामसेफ द्वारा आयोजित ऑल बार एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस बैरिस्टर शताब्दी दिवस मनाए जाने के उपलक्ष्य में इस समारोह के मुख्य अतिथिगण ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड वीरेंद्र सिंह यादव जी, यहाँ पर उपस्थित ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, और यहाँ उपस्थित मुख्य मार्गदर्शक कमलाकांत काले जी, और इस सभा की अध्यक्षता करने ऐसे मेरे एडवोकेट श्री नितिन मेश्राम जी, साथ ही मेरे साथी वक्तागण एडवोकेट JS कश्यप हाई कोर्ट इलाहाबाद, एडवोकेट अरुण कुशवाहा हाई कोर्ट पटना, यहाँ पर उपस्थित इस मंच का संचालन करने वाले गौरव यादव जी, मतांग साहब, प्रेम कुमार पासवान जी, और यहाँ पर उपस्थित पूरे देश के कोने कोने से आए मेरे एडवोकेट मित्र भाइयों और साथियों, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने आज ही के दिन 100 साल पहले जो बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की, उनकी इस उपलब्धि के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। और यह सब हमारे लिए खूब खूब गौरव और मान की बात है, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, इवन पूरे विश्व के लिए, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन इस उपाधि को प्राप्त किया था, ये डिग्री ली थी। साथियों, आज मैं यहाँ से बोलते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बैरिस्टर की उपाधि नहीं ली होती और यदि उन्होंने संविधान नहीं लिखा होता तो शायद आज हमारे देश के राजनीतिक, सामाजिक, भौतिक हालात या परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती थी। मैं दोबारा कहूंगी कि यदि उन्होंने ये उपाधि नहीं ली होती, यदि उन्होंने संविधान नहीं लिखा होता, तो आज जो समता, समानता, बंधुत्वता और एकता पर आधारित, उसके मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित हमारा संविधान है, वो शायद ऐसा संविधान नहीं होता। यदि बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा होता तो महिलाओं को जिस तरीके से हर एक मोर्चे पे कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने की आज़ादी मिली है, जो महिलाओं को आज वो अपने हर एक हक के लेके आगे बढ़ रही है, जैसे हिंदू कोड बिल लाके उन्होंने महिलाओं को सब अधिकार दिए, पैतृक संपत्ति का अधिकार, मैटरनिटी लीव का अधिकार, उनको बराबरी का अधिकार, पुनर्विवाह करने का अधिकार, तलाक लेने का अधिकार, और जो भी तमाम अधिकार अगर दिए गए हैं तो वो बाबा साहेब आम्बेडकर के लिखे गए संविधान की वजह से लिखे गए हैं। आज पूरे देश में महिला MP, MLA, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, पायलट और कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी बन सकती है। और यह सिर्फ संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर बैरिस्टर बने और साथ में उन्होंने संविधान लिखा, इसीलिए आज ये सब संभव है। साथियों, मजदूर वर्ग हो, सर्वहारा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा, कोई भी वर्ग हो, कि हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये संविधान लिखा गया है। यह तभी संभव हो सका जब बाबा साहेब आम्बेडकर ने आज से 100 वर्ष पूर्व ये डिग्री प्राप्त की, और डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने संविधान लिखा। अब साथियों, मैं आज के विषय पर आती हूँ। दरअसल आज का विषय जो तय किया गया है बहुत ही चिंतनीय है और चिंताजनक भी है। हम भारत देश में रहते हैं और ये भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस देश के अंदर अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग विचार रखने वाले लोगों का ये देश है। और ऐसे में जो न्यायपालिका की भूमि है वो बहुत अहम भूमिका होती है, और आज का विषय भी यही है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका। भारत देश में न्यायपालिका की भूमिका इतनी अहम है कि हर एक मोर्चे पे न्यायपालिका के सामने देखा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, लोकतंत्र 4 स्तंभों पे आधारित है। पहला स्तंभ विधायिका,
विधायिका कानून बनाने का काम करती है। दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका, जो बनाए हुए कानून है उनको लागू करने का काम करती है। और तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम यही है कि जो कानून बनाए गए हैं उनकी व्याख्या करना, कानूनों को सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनको देखना, और संविधान के जो मूलभूत अधिकार है उनको किस तरीके से उनकी रक्षा करना, यही काम है न्यायपालिका का। पर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी न्यायपालिका में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो अब महत्वाकांक्षी हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था। यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर्ड होते थे तो वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो सरकार के सामने अपेक्षाएं रखते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो सरकार से कुछ चाहते हैं, और इसीलिए जब जब भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं तो वो नहीं लेते। उनको अगर कुछ महत्वपूर्ण फैसले देने होते हैं तो वो ऐसे फैसले नहीं देते हैं, और किसी भी तरीके से सरकार की जीत हो जाए इस तरीके से तोड़ मरोड़ के अपने जजमेंट वो पास करते हैं। साथियों, जैसे आपको सबको पूरे देश ने देखा था 13 जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस चमलेश्वर, ऑनरेबल मिस्टर रंजन गोगोई और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मदन लोकुर, वो बाहर आए, और बाहर आके भी अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस टाइम के जो सिटिंग चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, उनके प्रशासनिक कार्यशैली के ऊपर प्रश्न उठाया। साथ ही साथ उस टाइम सीबीआई के जज मिस्टर लोया की जो संदेहात्मक परिस्थिति में मृत्यु हुई, उस मृत्यु के संदर्भ में एक पीआईएल दाखिल की गई, और उस पीआईएल के अंदर उनकी मृत्यु की जांच की कार्रवाई की मांग की गई। तब यही दीपक मिश्रा जी ने कहा कि ऐसी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए की जाती है, इसीलिए उस पीआईएल को भी खारिज किया गया। और तब उस समय के जो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, उनके सामने महाअभियोग का भी लाया गया, महाअभियोग लाया गया, परंतु वो खारिज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये खुद अपने आप में बताता है, टू सेव द डेमोक्रेसी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को बाहर आना पड़ा। अब यदि आप सरकार के साथ में हो, सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हो, तो आपका एलिवेशन हो जाता है। मैं गुजरात की हूँ, इसलिए गुजरात की बात तो जरूर करूंगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जस्टिस जेबी पार्डीवाला, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जेबी पार्डीवाला को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन दिया गया, पर इन जस्टिस जेबी पार्डीवाला ने 2015 में हार्दिक पटेल के सेडिशन के केस को चलाते हुए उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा कि along with corruption reservation stall the progress of country। मतलब वो आरक्षण विरोधी है, और आज ऐसे आरक्षण विरोधी जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया। तो इससे हमें क्या समझने का? क्या ऐसे जज लोकतंत्र को बचा पाएंगे? क्या वो हमारी रक्षा कर पाएंगे? क्या उनके सामने अगर आरक्षण का कोई भी केस आएगा तो क्या वो अपने विवेक से हमें न्याय दे पाएंगे? प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी के साथ ही हाल फिलहाल में सूरत में एक मर्डर हुआ। उस लड़की का जो मतलब सो कॉल्ड प्रेमी था, उसने लड़की को सरेआम बाजार में मर्डर कर दिया, और उस मर्डर में सिर्फ 59 डेज में 506 पेजेस का ऑर्डर लिख के सूरत के जज हैं, सेशंस जज, उन्होंने उसको फांसी की सजा दी। बहुत सराहनीय काम है, बहुत अच्छी बात है कि जिन्होंने फांसी की सजा सुनाई, हम ऐसे जजमेंट को स्वागत करते हैं। परंतु मेरा इसमें ऑब्जेक्शन यही है कि उन जज ने, उनका नाम है विमल व्यास, जज थे विमल व्यास, उन्होंने उस जजमेंट में मनुस्मृति को कोट किया है।
अब आप हम सब जानते हैं मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति तो जातिवाद पे आधारित है, मनुस्मृति जो ऊंच नीच पे आधारित है, मनुस्मृति जो वर्ण व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करती है, उस मनुस्मृति, और उसमें तो स्त्रियों को भी दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया गया है, उसमें स्त्रियों को भी सत्ता नहीं है। तो ऐसी मनुस्मृति का अगर वो अपने जजमेंट में वर्णन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की ब्राह्मणवादी व्यवस्था और विचारधारा वाले मनुवादी लोग आज हमारे सामने जजेस बन के बैठे हैं। साथियों, टॉपिक थोड़ा हटके है, इसीलिए मुझे बोलना जरूरी है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं बताना चाहती हूँ कि जो जजेस या न्यायपालिका सरकार के साथ रहती है तो उनको इनाम दिया जाता है, परंतु कुछ ऐसे भी जज हैं, गुजरात के ही कुछ ऐसे जज हैं जिन्होंने सरकार के सामने भी जजमेंट दिए। उसमें जज का नाम आता है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अकील कुरैशी का। उन्होंने 2010 में अभी के जो तत्कालीन होम मिनिस्टर हैं उनको 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में सोहराबुद्दीन के केस में 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी, और वो फेक एनकाउंटर केस था। और जब आज उनको सुप्रीम कोर्ट में जगह मिलनी चाहिए थी, परंतु वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सके। क्यों? उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि उन्होंने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर फेक केस के अंदर अमित शाह को 2 दिन की कस्टडी दी थी। इसके बाद हमारे दूसरे जज हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जयंत पटेल। अब जयंत पटेल ने भी खूब निष्ठा और वफादारी के साथ अपना टेन्योर पूरा किया। वो गुजरात के चीफ जस्टिस बनने वाले थे, परंतु उनको नहीं बनाया गया और उनको कर्नाटका भेजा। उनका 10 महीने का कर्नाटका का टेन्योर था, वहां पर भी उनको टेन्योर पूरा नहीं करने दिया, और जब कर्नाटका में उनको चीफ जस्टिस बनने का टाइम आया तो उससे 2 दिन पहले ही उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का ट्रांसफर का ऑर्डर आया, और तब जयंत पटेल साहब को रिजाइन करना पड़ा। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अब जुडिशरी में, न्यायपालिका में जिस तरीके से ये इनके काम में दखल अंदाजी हो रही है, पॉलिटिकली जो दखल अंदाजी हो रही है, वो बिल्कुल गलत है, और उसकी वजह से जो जजमेंट आने चाहिए ऐसे जजमेंट नहीं आ रहे हैं। लोकतंत्र का एक प्रिंसिपल है, doctrine of separation of power, which is the basic structure of the constitution, which is the basic structure of democracy, और उसी का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। अभी आपने देखा 24 जून को जिस तरीके से जाकिया जाफरी की पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज ही नहीं किया, ऊपर से यह आरोप लगाया कि जिन्होंने गुजरात सरकार को 2002 के दंगों में बदनाम किया है उनके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन किया जाए, और उसके चलते हुए मानवाधिकारी एक्टिविस्ट तिस्ता सेतलवाड़ जी, BR श्री कुमार जी और संजय भट्ट जी के सामने FIR दर्ज की गई, और भी लोगों के सामने शायद FIR दर्ज होने की बात चल रही है। तो कहने का मतलब कि ये तो उनका जुरिडिक्शन था ही नहीं, ये प्रेयर थी ही नहीं। प्रेयर सिर्फ इतनी थी कि SIT में SIT ने अपना जो फैसला दिया है, उससे रिपोर्ट दी है, वो सही थी या नहीं, इसी पे सुनाना चाहिए था। हम मानते हैं कि जजेस के पास बहुत सारी वास्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है, वो अपनी पावर्स को बियॉन्ड प्रेयर जाके भी यूज कर सकते हैं, परंतु ये तो सरासर मतलब अन्याय हुआ ना। आपने ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का सरासर उल्लंघन किया गया है इसी जजमेंट के अंदर, और मैं तो कहती हूँ कि भारत के इतिहास में ये जजमेंट एक काला धब्बा रहेगा। जिन 3 बेंच की जजेस ने इसको जजमेंट को दिया है, वो जजमेंट देने के बाद उनकी मानसिकता पता चलती है कि जो भी सरकार के सामने आवाज उठाएगा, जो भी सरकार के सामने बोलेगा, उसको दबाने के लिए, उसको बंद करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे, आप हाई कोर्ट का सहारा लेंगे, और किसी भी तरीके ऐसे एक्टिविस्टों को, ऐसे मानवाधिकारियों को जो भी सरकार के सामने आते हैं, आप उनको दबाएंगे। ये किस तरह की सरकार चल रही है, या किस तरह का लोकतंत्र चल रहा है? ये न्यायपालिका क्या कर रही है? मैं तो कहती हूँ इन सब जो भी फांसीवादी ताकतें आज हमारे देश के अंदर अपना सर उठा रही है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक आजाद घोड़ा बना के घूम रही है, वो फांसीवादी ताकतें किसकी शय पे चल रही है? सरकार की शय पे। और ये सरकार की शय क्यों है? क्योंकि न्यायपालिका आज महत्वाकांक्षी हो गई है, न्यायपालिका सरकार के साथ मिल गई है, और न्यायपालिका की जो जवाबदारी थी, जिसको वो एक स्वतंत्र इकाई है, वो अपनी स्वतंत्रता खो बैठी है। और आज इस मौके पे
मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ईवीएम मशीन के ऊपर कितनी बार पिटीशन हुई है सुप्रीम कोर्ट में, पर क्यों ईवीएम मशीन को हटाया नहीं जा रहा है? क्योंकि ईवीएम मशीन में भी मिली भगत है और वो जानते हैं आज दुनिया के अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देशों में भी ईवीएम मशीन से नहीं परंतु बैलेट से चुनाव होते हैं, जबकि भारत देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है वहां पे बैलेट से नहीं ईवीएम से चुनाव होते हैं। कई बार ईवीएम के बारे में शिकायत आई, परंतु सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही सही है। हो सकता है कि आज अगर मैं इतने खुलेआम इतने जोर से बात कर रही तो मेरे सामने भी कंडेम्ड हो जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस हालात में रह रहे हैं, उस हालात के चलते किसी के साथ कब क्या कैसे हो जाए कुछ पता नहीं है। साथियों, मुझे यहाँ बुलाया गया, मुझे मौका दिया बोलने का, उसके लिए मैं आयोजकों का, नितिन मेश्राम साहब का जिन्होंने यहाँ पे मुझे याद करके बुलाया, और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पर फिर से आप लोगों जो भी पूरे देश से मेरे एडवोकेट मित्र लोग आए हैं उनके लिए भी मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।